यो ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स किसको नहीं पसंद। हम सबको बहुत मजा आता है जब अपना हीरो पसीने की एक भी बूंद टपकाए बिना विलन्स को धूल चटा के ऑरा फार्म कर लेता है। लेकिन कई बार अपने हीरो का ज्यादा पावरफुल होना भी स्टोरी को बोरिंग बना सकता है। बट एक राइटर है जिसने एक नहीं बल्कि दो ऐसे एनिमे बनाए जिसमें उसका मेन कैरेक्टर उस दुनिया का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर्स बोरिंग नहीं है बल्कि उनकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग है एंड नुआंस्ड है। मैं बात कर रहा हूं उस मांगाका की जिसका पेन नेम है वन। अपनी कहानियों के माध्यम से वन ने जो स्थान हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। वन की दोनों क्रिएशंस वन पंच मैन और मॉब साइको 100 अपनी यूनिक विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग के लिए फैन फेवरेट है। लेकिन वो क्या चीज है जो वन के ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स को भी नुआंस्ड और इंटरेस्टिंग बनाती है? ये जानने के लिए हमें वन की जर्नी की शुरुआत में जाना पड़ेगा कि उन्होंने कहानियां लिखना कैसे शुरू किया और उनकी लाइफ का क्या इंपैक्ट रहा है उनके कैरेक्टर्स पर। वन पंच मैन की शुरुआत एक रफ कॉमिक से हुई थी जिसमें वन अपने डूडल्स ऑनलाइन पोस्ट करते थे एंड स्टोरी पैनल बाय पैनल आगे बढ़ती थी। और एक दिन उसी कहानी ने ध्यान खींचा यूसुके मुराता का, जो अपनी एक्सेप्शनल इलस्ट्रेशन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों की माने तो मुराता वन पंच मैन के इतने बड़े फैन बन गए कि उन्होंने वन के साथ काम करने के लिए अपना पिछला कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भी शुरुआत से ऐसी ही कहानियों पर काम करना था। वन एक ऐसे राइटर हैं जो पावर्स को सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि उस पावर के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसको एक्सप्लोर करते हैं। उनके लिखे कैरेक्टर्स अपने पीक पर होने के बावजूद कंफ्यूजन, डिस्कनेक्शन और आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझते हैं। ताकत के शोर शराबे के बीच वन अपने कैरेक्टर्स में एक ऐसी खामोशी भर देते हैं जो उनके इमोशंस को ज्यादा रॉ और ज्यादा रियल बनाती है। जैसे साइतामा के कैरेक्टर के थ्रू शायद वो ये कहना चाहते हैं कि सिंपल स्टोरीज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है। उसके एक्शंस एब्सर्ड जरूर हैं लेकिन उसमें भी एक रियलिज्म है। जहां एक तरफ हीरो एसोसिएशन दुनिया को बचाने में लगी है, वहां अपने भाई साहब घर के नीचे हो रही आवाज को चेक करने में लगे हैं। इसके जो विलेंस हैं गारो और सोनिक, वो शोनेन ट्रोप से भरे हैं, कॉम्प्लेक्स पास्ट, फ्लैशी मूव्स और ड्रामेटिक मोटिवेशंस। लेकिन साइतामा ना ही वो तुम्हारा टिपिकल टीनेजर है, ना ही फैंसी लुक्स हैं और बुद्धिमत्ता के मामले में तो वो एक एवरेज इंसान से भी नीचे है, पर फिर भी रील स्क्रॉल करने वाली प्रजाति से तो ऊपर ही है। और यूजुअली एनिमे कैरेक्टर्स का जैसे कुछ गोल होता है, पावर, पोजीशन या कुछ भी एम्बिशियस। जैसे नारुतो का गोल है होकागे की पोजीशन तक पहुंचना, या गोकू का गोल है और ताकतवर बनना, या लूफी का है वन पीस ढूंढना। और इन एनिमे का मेन फोकस भी उनकी इसी जर्नी पर होता है। और वन पंच मैन इन्हीं शोनेन कॉन्सेप्ट्स को डीकंस्ट्रक्ट करता है, यानी इनको ऑन द मूव पटक देता है। साइतामा ने सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन उस अचीवमेंट का अब कोई पर्सनल मीनिंग नहीं बचा है। वो बोरियत महसूस करता है, वो अब खुद को स्पेशल भी नहीं मानता, इसलिए दुनिया को बचाने का काम भी वो उन लोगों के लिए छोड़ देता है जिनके पास रीजन है, ड्राइव है। जहां खतरा आने पर बाकी कैरेक्टर्स की मारधार चालू हो जाती है, वहां अपना साइतामा कहीं जूते पहन रहा होगा या फिर सेल में कुछ शॉपिंग कर रहा होगा। मेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपना हीरो या तो गायब भी रहेगा या फिर लास्ट के 2-3 सेकंड्स में आएगा पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर फुल स्टॉप लगाने इन जस्ट। साइतामा सारी स्ट्रगल्स के बाद वाली स्टेज पे खड़ा है, जहां कोई गोल नहीं बचा है और जिंदगी बस चल रही है। ये वही पॉइंट है जहां से वन पंच मैन एक सटायर और पैरोडी से एक एग्जिस्टेंशियल मीडिया बन जाता है। और ये एक ट्रेजिक सवाल पूछता है, व्हाट इफ तुम सब कुछ पालो, फिर आगे क्या? इस ओवर अबंडेंस का कोई असली मतलब है भी या बस वो होने के लिए है? जर्मन फिलोसोफर नीचे ने कहा था, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी कि जिसके पास जीने की वजह है वो कैसे ना कैसे करके जिंदगी का बोझ झेल ही लेता है, आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ ढूंढ ही लेता है। लेकिन साइतामा के पास क्या वजह है? साइतामा की लाइफ से स्ट्रगल वाला पार्ट तो गायब हो चुका है और अब उसे नहीं पता कि वो पहले वाला थ्रिल कैसे फील करे। ही इज एम्प्टी एंड अलोन। वन यहाँ पर दिखाते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ चाहे कितनी भी दुख दर्द से भरी हुई हो, लेकिन एक मीनिंगलेस बट कंफर्टेबल लाइफ से तो ज्यादा ही रिवॉर्डिंग होती है। मूवमेंट राइडर भले ही मौत से हर रोज खेल रहा हो, लेकिन ही फील्स मोर अलाइव देन साइतामा एवर कुड। सेपियंस बुक में हैप्पीनेस की हिस्ट्री बताते हुए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशंस। यहाँ साइतामा की ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसकी पावर्स एंड स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ही हाई है एज कंपेयर टू हिज कॉमरेड्स। और सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेशंस है कि उसे एक वर्दी ओपोनेंट मिले जो उसे एक थ्रिलिंग फाइट दे सके, और इसी चीज की कमी की वजह से उसे अनंत बोरियत महसूस होती है। जो लोग बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लेते हैं या फिर जिन्हें कुछ ज्यादा ही ज्ञान होता है, जैसे आर्टिस्ट या थिंकर्स, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि वो 4 लोगों में बैठकर भी अकेला ही फील करते हैं। वो अपने विचारों को भी व्यक्त करना बंद कर देते हैं और अपने में ही कैद हो जाते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ना तो उन्हें कोई समझ पाता है, ना ही उनसे कोई रिलेट कर पाता है। एग्जैक्टली उस कोट की तरह जो तुमने सुना होगा,
नॉलेज इज अ कर्स, जो यहाँ साइतामा पर भी अप्लाई होता है लेकिन उसकी पावर्स के लिए जो कि बहुत ज्यादा है। वन क्रिएटेड साइतामा टू शो कि वो अलग है, स्पेशल है, एंड यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और ये लोनलीनेस सिर्फ उसके अंदर का खालीपन नहीं बल्कि उसके लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। जब आप किसी कंपटीशन में नहीं हो, जब कोई आपकी स्ट्रेंथ को राइवल नहीं कर सकता है, आपको चैलेंज नहीं कर सकता है, जब आपकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है, तो आप कौन हो? What is it that defines you? यही सवाल मॉब साइको 100 में और डीपली एक्सप्लोर होता है, जिसमें मॉब अपनी आइडेंटिटी, इमोशंस और रिलेशनशिप्स के जरिए ये बैटल लड़ता है। वेल, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि वन ने एक ऐसे कैरेक्टर की रचना की है जो ऑल पावरफुल होते हुए भी मोस्ट ह्यूमन है। वो हमें एक ऐसे कैरेक्टर से एम्पैथाइज करने पर मजबूर करते हैं जिसकी स्टोरी इमोशनल नहीं बल्कि कॉमेडी है। एक ऐसा हीरो जिसके पास सब कुछ है। वन का मानना है कि किसी भी इंसान को खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझना चाहिए, चाहे उसके पास सब कुछ हो। मॉब और साइतामा दोनों दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनका पोर्ट्रेयल हमेशा एक रेगुलर इंसान के रूप में ही होता है। वो कहना चाहते हैं कि सब अलग अलग जरूर हैं, लेकिन किसी में भी प्रधानता का बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक स्पेशल इंसान से उसकी स्पेशलिटी छीन ली जाए तो वो एक आम इंसान से भी दोयम दर्जे का हो जाता है। और साइतामा यही तो रिप्रेजेंट करता है। जब वो स्पेशल नहीं था, जब उसके पास पावर्स भी नहीं थी, तब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, जैसा कि हमने शुरू के एपिसोड्स में देखा था, जिसके मुताबिक वो ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके नहीं घूमता, बल्कि बिना पावर्स के भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घूमता है। अब देखो, वन का मैसेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम, तुम, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, यहाँ तक कि एक बच्चा भी ह्यूमन इमोशंस को समझ लेता है। बात आती है कि आप उन थॉट्स को प्रोसेस कैसे करते हो, और सबसे जरूरी, उन्हें व्यक्त कैसे करते हो। और वन ये जॉब बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, स्पेशली मॉब साइको 100 में, जो कि मैं मानता हूं कि वन का पैशन प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने अपनी जान फूंक दी है। 2012 में जब इसकी मांगा रिलीज हुई थी तो इसने उन सब का मुंह बंद कर दिया था जो वन की ड्राइंग कैपेबिलिटीज पर शक करते थे। वन ने अपनी कहानी कहने में वो लेवल दिखाया जो कि आज के एनिमे और मांगा से बहुत ऊपर है। ये उन रेयर एनिमे एंड मांगा में से एक है विच रिमेन कंसिस्टेंटली गुड इन देयर एंटायर रन। ये कहानी है एक स्कूल जाने वाले लड़के शिगेओ कागेयामा की, जिसको लोग प्यार से मॉब भी कहते हैं। एक सीमिंगली ऑर्डिनरी लड़का जिसके पास गॉड लेवल साइकिक पावर्स हैं, बट उसे फिर भी नॉर्मल जिंदगी जीनी है। वो नहीं चाहता कि उसकी पावर्स का उसकी नॉर्मल जिंदगी में कोई भी प्रभाव हो। उसके ऊपर से ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट हिज पावर्स डू नॉट डिफाइन हिम एंड ही रादर फोकसेस ऑन हिज पर्सनल ग्रोथ। बट ये डीप सप्रेशन उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है और उसके अंदर के इमोशंस का एक ज्वालामुखी बनने लगता है, जो कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। मॉब जेन्युइनली बिलीव्स दैट नो वन इज स्पेशल, और ये बात उसके मास्टर ने उसके दिमाग में घुसाई थी, बट नाउ दिस इज हिज वे ऑफ लिविंग। उसका मानना है कि अगर ये पावर्स उसके पास ना हो तो शायद उसे कोई नोटिस भी नहीं करेगा। इसलिए वो खुद को इंप्रूव करने और अपनी क्रश को इंप्रेस करने के लिए बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ज्वाइन करता है और कॉन्स्टेंटली खुद को इंप्रूव भी करता है। एक और इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब मॉब हानाजावा से लड़ता है, या फिर कहें तो हानाजावा मॉब से लड़ता है। तब मॉब कहता है कि वो भी उसी की तरह है। हानाजावा को भी डर है कि उसकी पावर्स के बिना वो भी कुछ नहीं है एंड ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय। और मॉब से मिलने के बाद जो उसका बिलीफ था कि वो दुनिया का केंद्र है एंड दैट ही इज सम काइंड ऑफ a special being far above these petty humans, वो चकनाचूर हो जाता है। वन यहाँ पर फिर से शोनन हीरोज के मेन कैरेक्टर सिंड्रोम पर तंज कसते हैं। सीजन 1 में मॉब के थ्रू वन शायद ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी ट्रू वर्थ तुम्हारे टैलेंट्स में नहीं बल्कि तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी ली गई चॉइसेस और तुम्हारे एफर्ट्स में है। और ये मैसेज हम लगातार सीजन 2 एंड सीजन 3 में भी देखते हैं। सीजन 2 में मॉब अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखता है। ही टॉक्स टू रेगन विद अथॉरिटी। उसके दोस्तों के साथ उसके रिलेशंस बेहतर होते हैं और मोगामी के साथ पूरी फाइट होने के बाद भी वो कंट्रोल लूज नहीं करता। एक और चीज पर बात करते हैं जो है सिंबलिज्म ऑफ पावर। मॉब की पावर्स जवानी के जोश यानी एडोलसेंस के इमोशंस के लिए एक मेटाफर भी है, जो कि शोनन एनिमे का ड्राइविंग फोर्स होता है। इसीलिए शोनन हीरोज टीनेजर्स होते हैं जिनसे जवान लौंडे रिलेट कर पाए। बट वन इन इमोशंस को एक्सप्लॉइट नहीं करते बल्कि मॉब के थ्रू एक वे ऑफ थिंकिंग देते हैं जिससे इस वल्नरेबल स्टेट से डील किया जा सके। सीजन 3 में जब मॉब का ऑल्टर ईगो ओवरटेक कर लेता है तो रेगन उसे समझाता है दैट इट इज ओके टू एक्सप्रेस एंड शो योर इमोशंस। तुम्हारे इमोशंस तुम एम्ब्रेस नहीं करोगे तो कौन करेगा। वन ने मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा है कि वो मॉब से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं। वो भी उसकी तरह शाय, सोशली ऑकवर्ड और रिजर्व्ड डिमीनर वाले इंसान है। वन की लाइफ में भी हम सिमिलर से चीजें देख सकते हैं कि जैसे उनको बचपन से मांगा का बनने का शौक था, बट ड्यू टू हिज शाय एंड रिजर्व नेचर वो ये चीज किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके स्कूल में किसी का भी सपना महंगा आर्टिस्ट बनने का था ही नहीं। और इस मामले में उनके पेरेंट्स से भी नहीं बनी, जिसकी वजह से ही एंडेड अप जॉइनिंग अ
कॉलेज, गिविंग अप हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मांगाका। बट दबा हुआ ये आर्टिस्ट आखिर कब तक अंदर रहता? He started posting some of his drawing panels online, और उसमें से एक थी एक पावरफुल गंजे आदमी की कहानी जो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। और बाकी की कहानी मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। मॉब की कहानी एक लेयर्ड कमिंग ऑफ एज जर्नी है और वन का लिखा हर पैनल उनकी खुद की लाइफ स्ट्रगल्स का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। जैसे मॉब धीरे धीरे अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करता है, वैसे ही वन भी अपने आर्ट और स्टोरी टेलिंग के साथ धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। जैसे सीजन 1 में रेगन मॉब को गाइड करता है, वैसे ही मुराता ने वन पंच मैन के टाइम वन को गाइड किया और वन पंच मैन को एक विजुअल बूस्ट दिया। लेकिन मॉब साइको 100 वो जगह है जहां वन खुद अपना नैरेटिव और आर्ट कंट्रोल करते हैं। मांगा के हर चैप्टर के साथ पैनल्स इंप्रूव होते जाते हैं। कैरेक्टर्स के पोजेस, एनाटॉमी, कंपोजिशन और कैरेक्टर आउटलाइंस स्पीक कॉन्फिडेंस, जो वन ने जस्ट लाइक मॉब ओवर द टाइम कमाया है। मॉब के छोटे एंड सिंपल एक्शंस जो कि एक लार्जर शोनन वर्ल्ड में इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, जैसे बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ज्वाइन करना या फिर अपनी क्रश को फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और रिजेक्शन से मैच्योरली डील करना, बट दे फील सो रिलेटेबल एंड रियल। और शायद इसी वजह से ये किसी भी शोनन से ज्यादा ही तुम्हें सिखा सकते हैं। और अब जब रियल ह्यूमन इमोशंस की बात हुई ही है तो हमें वन के उस कैरेक्टर की भी बात करनी ही पड़ेगी जो ओवरपावर्ड तो नहीं है लेकिन ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। रेगन आराताका। चाहे हरकतें कितनी भी एब्सर्ड क्यों ना हो, पर मेरे हिसाब से ये इस एनिमे का सबसे सेन बंदा है। उसके एक्शंस, उसके थॉट प्रोसेस एंड फिलॉसफी से बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक तरफ तो वो टोटली फ्रॉड भूत भगाओ एजेंसी चलाता है, बट दूसरी तरफ ही ट्रूली केयर्स फॉर हिज क्लाइंट्स। वो एक सेल्फिश अपॉर्चुनिस्ट है जो दूसरों के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस भी कर देता है। ही इज जस्ट अ कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर, बट उससे ज्यादा ज्ञान की बातें भी पूरे एनिमे स्पेस में कोई नहीं करता है। उसके पास कोई भी पावर नहीं है, येट ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन shown in the series. He is a mentor mob looks up to. Powers की वजह से नहीं बल्कि his behavior, charisma and unyielding belief in his thoughts and philosophies. One purpose and identity जैसे existential questions को रेगन के थ्रू ही ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर करते हैं। रेगन की philosophy है that no one is inherently special but everyone has value, which again critiques the shonen trope of the chosen one. सीजन 1 के एंड में जब रेगन क्लॉ से एनकाउंटर करता है, वो मॉब एंड टीम को वहां से तुरंत भागने बोलता है और यहाँ पर कोई भी कायरता का भाव नहीं है, बल्कि वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि इस डेंजरस सिचुएशन में बच्चों की कोई जगह नहीं है। टर्निंग द शोनेन ट्रोप ऑफ पुशिंग टीनेजर्स इनटू लाइफ और डेथ कॉन्फ्लिक्ट्स अपसाइड डाउन। वन शायद यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ डजंट डिफाइन ड्यूटी एंड हर एक फाइट तुम्हारे लड़ने के लिए नहीं होती है। मॉब यहाँ पर अपनी सारी पावर्स रेगन को ट्रांसफर कर देता है, allowing him to fight the adults battle, और रेगन उनको सिर्फ बातों से हरा देता है, proving his belief is stronger than psychic powers. सीजन 2 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब रेगन मॉब से पूछता है कि if he knew who he really was, मॉब आंसर करता है कि he always knew who he was, a good person, proving the point that he is not just a smooth talker, he is genuinely a good person, showing Regan his own value and reinforcing the trust Mob has in him. और सीजन 3 में तो रेगन का कैरेक्टर पीक पर ही पहुंच जाता है जब कार एक्सीडेंट के बाद मॉब के इमोशंस का ज्वालामुखी फटता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब रेगन उसके सामने डट कर खड़ा हो जाता है और उसे समझाता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना कोई बुरी बात नहीं है और सब में फ्लॉज होते हैं जिन्हें लोग छुपाते हैं। इस दौरान वो मॉब को अपनी असली आइडेंटिटी भी बताता है। रेगन के ये एक्शंस और ऑनेस्टी मॉब को फाइनली अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने में मदद करती है और इसके थ्रू वन उन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का जवाब देते हैं जो उन्होंने वन पंच मैन में उठाए थे। अब तुम्हारे मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे गुणा गणित से कवि कहना क्या चाहते हैं। देखो, कवि बहुत ही सिंपल सी चीज कहना चाहते हैं। वन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल थीम्स को बहुत ही सिंपल और एक्सेसिबल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। शायद मॉब, साइतामा और हो सकता है रेगन भी वन के खुद के रिफ्लेक्शन है जो कि बार बार कन्वेंशनल कैरेक्टर ग्रोथ, स्पेशली एनिमे के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हैं, वो भी बहुत सलीके से। And that's how he writes OP but interesting characters. भाई, तुम्हारे क्या विचार हैं इन कैरेक्टर्स को लेके कमेंट्स में लिख देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। मेरे को आई है बहुत नींद और मैं चला सोने। बाय बाय। वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना। बाय।